आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। हमारा पहला टॉपिक है वर्क का। हम लोग इसको 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आज थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल उसकी डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि वर्क क्या होता है। सबसे पहले, अगर एक बॉडी है, जैसे हमारे पास ये डस्टर है, डस्टर के ऊपर ये मार्कल को मैंने रखा हुआ है। अब इस मार्कल ने पे मैं फोर्स अप्लाई करूं और फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये क्या करे, मूव करे, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, मोशन करे, तो हम कहते हैं इस बॉडी ने क्या कर लिया, वर्क कर लिया। यानी जैसे मार्कल यहाँ पे थी, अब फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे चली गई है, ऐसे आ रही है, या ऐसे आगे आ रही है, या पीछे आ रही है। तो क्या हो रहा है, ड्यू टू फोर्स, फोर्स की वजह से वो क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है, मोशन कर रही है। इसको क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो वर्क की डेफिनेशन आसान से क्या लिखेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर्स के दरमियान जब भी डॉट आता है तो इसका मतलब होता है जो आंसर आता है वो मस्ट भी क्या होगा, स्केलर होगा। आंसर हमेशा क्या आएगा, स्केलर आएगा। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ते हैं कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो तो दो तरह के आंसर आते हैं, या तो स्केलर आंसर आता है या तो वेक्टर। अगर आंसर स्केलर आए तो उसके दरमियान में डॉट आता है, अगर वेक्टर आए तो उसके लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, क्रॉस का। अब जब डॉट प्रोडक्ट आ गया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यानी ये वेक्टर फोर्स वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। हमने वहां पे पढ़ा था कि आपके पास जो ए डॉट बी होता है वो किसके इक्वल होता था, ए बी कॉस थीटा। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ कौन सा एंगल आ जाएगा, कॉस थीटा। तो ये हमारे पास वर्क का सिंपलेस्ट फार्मूला है। आगे जाके अब इसको थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। फिर बात करते हैं ऐसे यूनिट की। तो देखिए ऐसे यूनिट सिंपल फार्मूले से बनती है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल है जी, जाउल के, और जाउल का जो सिंबल होता है दैट इज कैपिटल जे। तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल आ गया, जाउल के। तो अगर हमारे पास कोई कह दे कि डिफाइन जाउल, ये डिफाइन एज ए यूनिट ऑफ वर्क, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे अगर एक बॉडी है, जैसे ये मार्कल है, इस मार्कल पे मैं 1 न्यूटन की फोर्स लगाऊं और ये 1 मीटर मूव करे, 1 न्यूटन फोर्स लगाओ और कितना मूव करे, 1 मीटर, तो जो वर्क ये करेगी डेट विल बी इक्वल टू 1 जाउल। दोबारा सुनिएगा, आपके पास अगर एक बॉडी पे 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाए और वो बॉडी 1 मीटर का फासला करे, 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करे, तो हम कहते हैं उस बॉडी ने क्या किया है, वर्क की है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इजी वर्डिंग में, बॉडी मूव्स 1 मीटर ड्यू टू फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देन वर्क विल बी 1 जॉउल। अगर एक बॉडी 1 मीटर मूव करे 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से, तो उसका वर्क कितना होगा, 1 जॉउल होगा। अच्छा, अब आप लोग इस फार्मूले पे दोबारा आए। इस फार्मूले को देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ डी कॉस थीटा। हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, एक होता है साइन, एक कॉस और एक टेन। टेन को हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन, साइन को यूज किया जाता है फॉर वाई एक्सिस, और एक्सिस के लिए यूज किया जाता है कॉस को। अगर दूसरी तरह हम कहें तो कॉस को यूज किया जाता है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट के साथ, और साइन को यूज किया जाता है वेक्टर प्रोडक्ट के साथ। अब जब भी एंगल यूज करेंगे, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन लाजमी बताता है। क्योंकि जो एंगल होता है, एंगल बेसिकली हर एक मुख्तलिफ, जैसे आप लोग किसी भी जाविये से किसी चीज को देखें, अगर आप इस एंगल से खड़े होके हम लोग सूरज को देखें तो आपको वो किसी और तरह से नजर आएगा। लेकिन अगर आप सूरज को आप इधर से मूव करके मैं उस साइड में मूव कर दूं तो उधर से देखूंगा तो मुझे किसी और पोजीशन पे नजर आएगा। तो यानी एंगल चेंज करने से बॉडी को आप मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं, मुख्तलिफ उस पर क्या आते हैं, फर्क आते हैं। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये एंगल अगर चेंज हो जाए, एंगल बार बार चेंज हो, 3 कंडीशन उसकी आती हैं। एक हम कहते हैं कि वर्क कब होगा उसको, या मैक्सिमम कब होगा उसको हम कहते हैं मैक्सिमम वर्क। एक अगर वर्क हो ही ना, जिसको आप लोग मिनिमम वर्क या जीरो वर्क भी कहा जा सकते हैं। और तीसरा ये है कि वर्क हो लेकिन वो क्या हो, नेगेटिव हो। तो ये 3 कंडीशंस हैं और तीनों का दारोमदार इस थीटा पे है। ये थीटा हमने समझने, हम क्या कहेंगे कि आपके पास अगर ये बॉडी है, इस बॉडी को आप गौर से देखिएगा, इस मार्कल को मैंने आप लोगों की तरफ मूव करवाना है,
डिस्प्लेसमेंट किधर है, आपके मोबाइल की तरफ स्क्रीन से आउटवर्ड। तो आप देखिए स्क्रीन से आउटवर्ड जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी तो मुझे फोर्स किस तरह लगानी पड़ेगी, फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाऊंगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का आ रही है। तो सेम डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल। और पैरेलल के लिए कौन सा एंगल यूज किया जाता है, कौन सा एंगल यूज करते हैं पैरेलल के लिए, 0 डिग्री। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो, सेम एरो शो ये कह रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और थीटा क्या है उनके दरमियान 0 डिग्री। तो वर्क क्या आएगा, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस 0। कैलकुलेटर पे जब cos 0 पुट करते हैं तो आंसर आता है 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 को एफ डी से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा क्या आ जाएगा, एफ डी। तो वर्क क्या आ गया आपके पास, मैक्सिमम वर्क। यानी अगर आप किसी भी बॉडी को चाहते हैं कि वो मैक्सिमम काम करके दे, तो आपने उसकी जो डिस्प्लेसमेंट लगानी है, फोर्स जो उस पर अप्लाई करनी है, डेट मस्ट बी इन पैरेलल डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसकी फोर्स की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट करवानी है। अब अगर बॉडी वर्क नहीं कर रही तो उसके पीछे क्या रीजन है, या अगर आप खुद ही चाहते हैं कि बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो लेकिन वो वर्क ना करे, तो उसके लिए हम कहते हैं कि इसी एग्जांपल को दोबारा समझते हैं कि ये मार्कल है। अब इस मार्कल को मैं चाह रहा हूं ये मूव करे आप लोगों की तरफ, स्क्रीन की तरफ आए, लेकिन जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स कैसे लगा रहा हूं, डाउनवर्ड, तो क्या ये आगे की तरफ आएगी, कभी भी नहीं आएगी। देखिए अब और से देखिएगा, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट में कह रहा था ऐसे, तो ये एंगल कौन सा बनता है कि फोर्स ऐसे थी और डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ ऐसे कह रहा था, जैसे मार्कल मैंने रखी है, तो ये एंगल बनता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे जो चीज हो उसको क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर। तो हम कहेंगे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर का साइन है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो एंगल क्या आएगा, थीटा विल बी 90 डिग्री। तो पुट करते हैं फॉर्मूला में, W इक्वल टू एफ डी कॉस 90। कॉस 90 कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो कॉस 90 किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आते हैं। तो वर्क क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो इसका दूसरा नाम हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, 0 वर्क। इसका दूसरा नाम बेटा क्या हो जाएगा, दोबारा बोलिएगा, इट विल बिकम 0 वर्क। अब तीसरा वर्क है नेगेटिव वर्क। आप लोग अक्सर रेडी वालों को या किसी भी इस तरह टायर वाली चीज को जब उतराई से उतारते हुए किसी को देखे, तो अगर ये मैं उतराई बनाऊं, ऐसे रेडी को वो उतार है, अब वो रेडी तो जाना किधर है, नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, लेकिन वो बंदा फोर्स किधर लगा रहा होता है, ऊपर की तरफ। तो देखिए फोर्स ऐसे ऊपर और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, नीचे, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हुई कि नहीं हुई। तो जो ऑपोजिट होती है उसको अगर एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल। उसको क्या कहा जाता है, एंटी पैरेलल। तो यानी अगर फोर्स अपवर्ड है तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, डाउनवर्ड। इसके साथ यहाँ पे डी आ जाएगा। अब हमारे पास एंगल कौन सा बनता है, इसको एंगल को कहते हैं 180 डिग्री। तो आप कैलकुलेटर एंगल पुट करेंगे फॉर्मूला में, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180। 180 पे आंसर कैलकुलेटर देगा -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एफ डी। यानी वर्क तो हो जाता है। देखिए रेडी वाले का काम उसने करना ही है, उसने रेडी को नीचे उतारना था, उतर गई है, लेकिन वो फोर्स की डायरेक्शन के अगेंस्ट उसने काम किया, तो इसलिए इसके साथ कौन सा साइन आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। अच्छा ये तो बात था कि वर्क क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, और वर्क की कंडीशंस, मैक्सिमम, मिनिमम एंड नेगेटिव मैक्सिमम। अब तीसरी बात, हम लोग पहले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ते हैं डायमेंशंस का, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड के पेपर में हर साल उसमें से एक लॉन्ग या 2-3 शॉर्ट आ जाते हैं। तो हम लोग डायमेंशन अगर वर्क का निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल्स टू एफ डी। बहुत सिंपल से मेथड से बता दो, और F किसके इक्वल होता है, MA। F की जगह लिख दिया MA और D की जगह D। मैस का डायमेंशन M, D का डायमेंशन L। अब जो बात है A की, तो देखें A किसके इक्वल होता है, A इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इधर भी आ जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मैं इसको ऐसे करके लिख लूं, और से देखिएगा, मैं दोबारा इसको लिख रहा हूं, पहले आपको बताया, मैं दूसरी तरीके से v मल्टीप्लाई बाय 1/t लिख लूं, तो तब भी वही बनता है कि नहीं बनता, v1 द v/t। अब v की जगह मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 1/t। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ, इसका डायमेंशन आएगा l, इसका t, इसका भी t, तो t का स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t - 2, तो क्या बन जाएगा, lt - 2। तो हमारे पास देखें
m एक ही है, एज इट इज आ गया, एक l मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, बेसिस सेम हो तो ये क्या बन जाएगा, l का स्क्वायर, और ये t-2 है तो ये सिंपल t-2, तो वर्क का डायमेंशन किसके इक्वल आ गया, वो आ गया आपके पास t-2 के इक्वल। अच्छा, इससे एक बात क्या पता चलती है कि जो डायमेंशन ऑफ वर्क है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है टॉर्क के डायमेंशन के बराबर। हमने डायमेंशंस के लिमिटेशंस पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें कहते हैं कि डायमेंशन की एक ड्रॉबैक ये है, उसकी लिमिटेशन ये है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम आता है। तो मैंने आपको बताया वर्क किसके इक्वल आता है, इसका डायमेंशन टॉर्क का डायमेंशन भी यही होता है। तो आप लोगों के लिए छोटी सी असाइनमेंट है कि आप लोग इसको टॉर्क के डायमेंशन को सॉल्व कीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों का वो वर्क के डायमेंशन के इक्वल आया है या नहीं आया। अच्छा, फिर इसके बाद अब बात करते हैं कि वर्क किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं। देखिए, दुनिया की हर चीज है ना, तो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करती है। जैसे हम लोग, आप है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स डिपेंड करते हैं भाई बुक्स पे, बुक्स के साथ टीचर्स, स्कूल्स, एकेडमीज, यूनिफॉर्म्स, किस सारी चीजें, इसी तरह हर चीज डिपेंड करती है। तो देखिए, अगर आप फिजिक्स में किसी चीज की डिपेंडेंस देखनी हो तो आपने सिंपल उसका फार्मूला देखना, उसके फार्मूले में जो जो चीज आती है वो चीज उस पे डिपेंड करती है। तो क्या क्या आता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल। तो हम लोग कहेंगे इस वर्क डिपेंड करते हैं तीन चीजों पे। फर्स्ट वन इज फोर्स, सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड वन इज नोन एज ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का दूसरा नाम आसान लफ्जों में क्या होता है, एंगल। ओरिएंटेशन को दूसरी चीज क्या कहा जाएगा, एंगल कहा जाएगा। अच्छा, तो अब बात ये है कि फोर्स जो है, फोर्स दो तरह की होती है, मेजर फोर्सेस। एक फोर्स को कहा जाता है कांस्टेंट फोर्स, एक को कहा जाता है वेरिएबल फोर्स। अब कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फर्क है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर से अब जब मैंने इस बोर्ड पे लिखा है तो हर पॉइंट पे मेरी फोर्स बराबर नहीं थी। मैंने जब, हो सकता है ये वर्क लिखा हो तो मेरी फोर्स 5 न्यूटन हो, जब मैंने यहाँ पे जॉउल लिखा हो तो 2 न्यूटन हो। फोर्स बार बार क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो हम उस फोर्स को क्या कहते हैं, वेरिएबल फोर्स। कि फोर्स क्या हो जाए, चेंज। जैसे आपके पास, हम लोग रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, आपके पास ट्रैफिक आ गई, आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, तो हम लोग गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता करते हैं, फिर तेज करते हैं। तो इंजन क्या करता है, इंजन टायर पे बेसिकली आप जब ब्रेक प्रेस करते हैं, ब्रेक का पिस्टन, तो क्या होता है, इंजन टायर पे फोर्स अप्लाई करता है कि रुक जाओ, ब्रेक अप्लाई करती है। फिर इसी तरह जब आप ब्रेक से पावर हटाते हैं तो वो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करते हैं कि आप मूव करो। तो हर पॉइंट पे फोर्स क्या होती है, वेरी करती है ना, तो उस फोर्स को कहते हैं वेरिएबल फोर्स। दूसरी फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स कौन सी फोर्स होती है, जिसमें आपके पास ऑल ओवर द प्रोसेस फोर्स क्या हो, चेंज ना हो, उसको कहते हैं कांस्टेंट फोर्स। जो कांस्टेंट फोर्स होती है उसकी अगर हम लोग देखें पहले कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैसे होगा। अगर मैं ग्राफ बनाऊं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, आपके पास एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस पे क्या आ गया, फोर्स आ गया। तो अब मैंने क्या बोला है कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं इधर नंबरिंग करूं 0 1 2 3 4, इधर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, तो अब गौर से देखें यहां पे क्या होता है कि जब फोर्स थी 1 तो वो फोर्स कहां पे चलेगी, 2 3 4 नहीं, हमने जब देखा तो वो फोर्स कहां पे थी, 4 से स्टार्ट हुई है। हमने एक बॉडी को देखा वो मूव कर रही है, और वो कितनी फोर्स से मूव कर रही है, 4 से। फोर्स 4 थी, डिस्प्लेसमेंट क्या था, 1 था। अगर मैं इसके साथ ऐसे करके लिखूं, फिर डिस्प्लेसमेंट 2 हुआ तब भी फोर्स 4 ही है, डिस्प्लेसमेंट 3 हुआ तब भी फोर्स 4। यानी आप गौर से देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है लेकिन फोर्स चेंज नहीं हो रही। तो ऐसे वर्क को क्या कहेंगे, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब हम लोग क्या करें, हमें क्या पता चलेगा कि ये ग्राफ क्या बता रहा है। तो हम कहते हैं कि जो आपके पास कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है, स्लोप कह ले, ग्रेडियंट कह ले, उसके नीचे का जो एरिया होता है वो सारा क्या बताता है आपके पास, वो बताता है कि बॉडी ने कितना वर्क किया है। तो दोबारा सुनिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये एमसीक्यूज के, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। तो वह ये कैसे पता चलता है कि अगर एक बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि आपके पास जो वर्क है वो कौन सा है, कांस्टेंट फोर्स से हुआ है। और उसका कैसे पता चलेगा, जब आप उसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसके ग्राफ में जो स्लोप के नीचे, ग्रेडियंट के नीचे जो एरिया आता है वो सारे एरिया किसको बताएगा, वो आपके पास बताएगा कि बॉडी ने कितना वर्क किया है। तो अब अगला हमारा जो इसके बाद है कि ये तो थी कांस्टेंट फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स की जगह
वेरिएबल फोर्स आ जाए तो फिर वर्क कैसे होगा। तो अब हम देखते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब डिस्कस करना है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग रॉकेट की। अब जब रॉकेट जमीन से जा रहा होता है तो उसकी फोर्स कुछ होती है उसके ऊपर, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस क्या होती है, चेंज होती है ना। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जगह से जगह क्या करता है, चेंज होता है। जब रॉकेट को लॉन्च किया गया तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ था, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता जाएगा। जहरी बात है, प्रेशर चेंज होगा तो फोर्स भी क्या होगी, चेंज होगी। या कोई भी एग्जांपल ले ले, हम कहते हैं कि आपके पास एक पाथ है, कुछ इस तरह का पाथ है ये। अब ये पाथ पे यहाँ पे जो पॉइंट है इसको कह ले F1 F2 और इस पॉइंट को हम कह देते हैं F3 और ये आ गया Fn। अब देखिए हर पॉइंट पे अलग अलग फोर्स अप्लाई होगी। कैसे? अब यहां पे आपके पास डायरेक्शन कुछ है, तो अगर मैं F1 निकालूं, सॉरी इसका अगर कह दूं कि F1 है तो इधर जो डिस्प्लेसमेंट होगी डेट विल बी d1 और जो एंगल होगा डेट विल बी θ1। इसी तरह F2 d2 और θ2। फिर इसी तरह F3 d3 θ3, सो ऑन करते करते Fn dn θn। तो अगर हम लोग वर्क के फॉर्मूले में इनको पुट करें, हर किसी के लिए मैं अलग अलग से वर्क निकालूं, तो वर्क 1 क्या हो जाएगा, F1 d1 cos θ1। वर्क 2 क्या हो जाएगा, F2 d2 cos θ2। वर्क 3 क्या हो जाएगा, F3 d3 cos θ3। ये तीनों वर्क आ गए। अब जहरी बात है, अगर हर पॉइंट की फोर्स चेंज, हर पॉइंट का एंगल चेंज है तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज है, तो इसी तरह वर्क भी क्या होगा, हर किसी का चेंज। तो हम लोग अगर इसको अब सो ऑन करते करते मैं कह दूं कितने पॉइंट्स तक चलेंगे जी, वर्क n तक, तो इट विल बिकम Fn dn cos θn। तो अब टोटल वर्क अगर निकालना हो तो टोटल वर्क किसके को आएगा, वर्क टोटल इज इक्वल्स टू वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3 सो ऑन वर्क n तक। तो कहां तक चला जाएगा, वर्क नंबर n तक। तो अगर आप लोग सबको पुट करें, सब सेम ही है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, समेशन F d cos थीटा, तो कोई मसला तो नहीं है, सब ऐड हो रही हो तो हम समेशन का साइन यूज करते हैं जिसको सिग्मा कहते हैं। अब हम लोग यहां पे अगर लिख दें कि n और यहां पे मैं लिख दूं i इज इक्वल्स टू 1, या i लिख दूं n इज इक्वल्स टू i, कि n क्या है जी, i नंबर है, कोई पता नहीं, तो हम इसके साथ fi di और cos थीटा i यूज कर लेंगे। तो ये वर्क कौन सा आ जाएगा, वर्क फ्रॉम वेरिएबल फोर्स। तो वर्क फ्रॉम वेरिएबल फोर्स में क्या फर्क है, वेरिएबल फोर्स क्योंकि आपके पास फोर्स वेरी कर रही है, हम लोग छोटे छोटे पैचेस बना लेंगे, हम इतने इतने पैचेस बनाएंगे जिसके अंदर फोर्स चेंज ना हो। यानी मेरा ये था कि यहां से यहां तक फोर्स एक थी, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, छोटे छोटे पैचेस लिए, उनका वर्क निकाला, उन सब को जब ऐड कर देंगे तो आपको टोटल वर्क पता चल जाएगा, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था हमने इसमें देखा कि वर्क क्या होता है, वर्क ऐसे यूनिट, वर्क के डिफरेंट केसेस देखे, वर्क मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम, नेगेटिव मैक्सिमम, वर्क का डायमेंशन निकाला, फिर हमने क्या किया कि वर्क की डिपेंडेंस और फिर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स को देखा। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन इसके हवाले से हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।